नमस्कार, मैं हूं राजेश सिंह और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी हैं। G20 लीडर्स समिट का समापन हो गया है। G20 लीडर्स समिट में जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है वो भी पास हो गया है, सर्वसम्मति से पास हुआ, ये सबसे बड़ी चीज हुई है। और ब्राजील जो अगला प्रेसिडेंसी होगा उसको G20 का बैटन भी पास ऑन कर दिया गया है। इस सभी मुद्दों पर क्या हुआ G20 में, इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैनल भी जुड़ गया है और उन सभी गेस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ सचिन चतुर्वेदी हैं जो डायरेक्टर जनरल है RIS के, हमारे साथ राकेश मोहन जोशी हैं जो डीन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के, हमारे साथ शशांक हैं जो कि फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। हमारे साथ अतुल जोशी हैं जो कि नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं और MD हैं ओएस्टर कैपिटल के। हमारे साथ सुनील सिन्हा हैं जो प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया रेटिंग्स के, और हमारे साथ अजय दुआ हैं जो फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। आप सभी का ET Now स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इन सभी से डिस्कशन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अब तक G20 लीडर समिट में भारत के प्रेसिडेंसी में क्या क्या हुआ, और उसके बाद हम अपने गेस्टों के पास जाएंगे। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। Big deal. This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. We commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through mid. नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से। प्रकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। प्रकाश, सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि संक्षेप में आप ये बता सकें हमें कि G20 रेगुलेशन की जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, पहली बार 100% सहमति से जारी हुआ, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे इशूज हैं जिस पर आम सहमति बनी है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो पास हुआ है, जो जारी हुआ है, वो सर्वसम्मति से हुआ है, जिस पर कि कई चुनौतियां थीं, खासकर रशिया और चीन की तरफ से दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज थे जिसके ऊपर आम सहमति बनती हुई नहीं दिख रही थी। लेकिन शेरपा की मीटिंग में और साथ ही साथ लीडर्स के साथ जो बैठकें हुई उसके बाद इस पर आम सहमति बनी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू इसका ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ है, उस पर आम सहमति बनी है, उसको इसका पार्ट बनाया गया है। इसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर आम सहमति बनी है कि आने वाले दिनों में क्या रोड मैप होगा। ग्रीन एमिशन की जहां तक, कार्बन एमिशन की जहां तक बात है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, 2030 तक इस पर 43% कमी लाने पर आम सहमति बनी है, जो कि एक बड़ी सफलता मानी जा सकती है भारत की प्रेसिडेंसी में। इसके अलावा फाइनेंस ट्रैक की जो मीटिंग्स हुई उसमें 7 ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिस पर आम सहमति बनी है और साथ ही साथ उस पर आगे बढ़ने का फैसला किया गया है, जिसमें कि क्रिप्टो करेंसीज है, क्रिप्टो एसेट कह लीजिए, इस पर इसका एक कॉमन फ्रेमवर्क हो, इस पर आम सहमति बनी है। जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इसका रिफॉर्म होगा, $200 बिलियन का फंड जो कि अतिरिक्त क्रेडिट देने के लिए। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट मसला था कार्बन प्राइसिंग, कार्बन टैक्सेशन के ऊपर, इसका रोड मैप क्या हो ताकि जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर इसका असर ना हो, इस पर आम सहमति बनी है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट इशू है इंटरनेशनल टैक्सेशन का, इसका रोड मैप क्या हो, क्या डबल पिलर फ्रेमवर्क होगा जिसके साथ आगे बढ़ा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट मसले थे। एक और अहम पहलू है जो है इन्फ्लेशन से संबंधित, यानी कि
फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी, जो कि इस वक्त G20 के लीडर्स ने माना कि ग्लोबल मार्केट में काफी वोलेटिलिटी है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो प्रभावित हो रहा है। लिहाजा इस बात पर सहमति बनी है। हालांकि इसमें रशिया का जिक्र नहीं हुआ है कि आखिर ये वोलेटिलिटी क्यों है। इसमें यूक्रेन का जरूर जिक्र किया गया है और ये कहा गया है कि एक इंटरनेशनल एग्रीकल्चर फंड का गठन होगा ताकि प्राइस वोलेटिलिटी को रोकने में मदद मिले। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पहलू है डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मसला, यानी कि वैसे देश जो कि कोविड-19 के बाद कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, उनको कैसे सपोर्ट की जाए। खासकर जाम्बिया, इथोपिया, घाना जैसे जो देश हैं जो कि G20 के पार्ट है, और उसके बाद जो बाहर के देश है जैसे श्रीलंका है, इसको कैसे मदद की जाए, इस मसले पर एक आम सहमति बनी है और आगे बढ़ने का रास्ता जो है वो अख्तियार किया जाएगा। तो ये बेसिकली मोटा मोटी फ्रेमवर्क आप देखें जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, जो कि दिल्ली डिक्लेरेशन के हिस्से हैं। और भारत की प्रेसिडेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत ने दुनिया को यह दिखाया है कि जो इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, भारत की प्रेसिडेंसी में उस पर आम सहमति बनी है। क्योंकि G20 देशों की अगर आप बात करें, जिसमें कि अब अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है, इसका मतलब अब ये G21 है। इसका मतलब यह है कि 85% के करीब की जो इकोनॉमी है, जो आबादी है, वो G20 के प्लेटफॉर्म में है, प्लेटफॉर्म पर है। इसका मतलब यह है कि G20 ही अब दुनिया है। लिहाजा G20 के प्लेटफॉर्म से जो रेजोल्यूशन पास हुआ है और जिस पर आम सहमति बनी है, वही दुनिया के आने वाले दिनों में दुनिया के लिए दिशा और दशा तय करने वाली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। सबसे पहले सचिन चतुर्वेदी सर, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि भारत की प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया और अगले साल से ये G21 हो जाएगा। इसका क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे इम्पैक्ट पड़ता है? G20 के कामकाज तरीके में क्या फर्क पड़ेगा? और आगे चलकर ब्राजील को, ये जब पहली बार अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया जाए ब्राजील के प्रेसिडेंसी में, तो क्या क्या नए चीजें, क्योंकि 55 देशों का ये एक यूनियन इसमें शामिल हुआ है, इससे जियोपॉलिटिकली सिचुएशन G20 के अंदर और पूरी दुनिया के लिए कैसे बदलेगा? बहुत अच्छा सवाल किया है राजेश जी आपने। जैसा हम लोग सभी देख रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स को अगर कुछ देर के लिए हम छोड़ भी दें तो आप देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय विकास है, जो अंतर्राष्ट्रीय विकास के पैमाने हैं, उन पर एक बड़ा असर इसका पड़ने वाला है। जैसा डिक्लेरेशन कहता है, अफ्रीकन देश का अपना एक एजेंडा है और वो एजेंडा 2063 है जो उनके विकास के पैरामीटर्स को तय करता है। तो भारत ने जब अपनी प्रेसिडेंसी में G20 में अफ्रीकन यूनियन को साथ में लिया है, तो हमने अपने डिक्लेरेशन में जो अफ्रीकन डेवलपमेंट कमिटमेंट है, जो उनका अपना रोड मैप है, जिसको एजेंडा 2063 कहा गया है, उसके लिए भी अपने आप को समर्पित किया है। तो ये अफ्रीकन के साथ में एक बड़ी भागीदारी होगी, ये हमारी एक सहभागिता होगी उनके साथ, उनके विकास के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर है वो ये है कि G20 जो है उसके लिए जो पुराने कमिटमेंट किए गए हैं, अगर आप देखें राजेश जी, तो 3 कमिटमेंट महत्वपूर्ण G20 ने किए हैं। पहला G20 कॉम्पैक्ट विद अफ्रीका है, दूसरा अफ्रीका का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और तीसरा महत्वपूर्ण है ऐसे ही जो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं उनके साथ चर्चा करना। तो जब तक अफ्रीका का अपना AfCFTA बन रहा है, एक कॉमन अफ्रीकन मार्केट बन रहा है, तब तक जो हमारे बाकी उसके अवयव हैं उनके साथ भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। ये तो इसका एक महत्व हुआ जहां हम देखते हैं कि उनकी विकास में हमारी सहभागिता। दूसरा, अगर आप दूसरा पैराग्राफ देखें जहां हमने इंडेटेडनेस की बात करी है, तो तीनों कंट्री जाम्बिया, घाना और इथोपिया, इन लोगों को हम निकाल के लेकर के आए हैं, जिनको एक कॉमन फ्रेमवर्क ऑफ डेट ट्रीटमेंट में साथ में लाया गया है। तो अगर ये अलग अलग पैराग्राफ्स को आप जोड़ करके देखें तो ये निकल करके आता है राजेश जी बाहर कि हम उनके संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, भारत की प्रतिबद्धता है। अब अगर जियोपॉलिटिक्स को देखें तो हम जानते हैं कि चाइना के व्यवहार के कारण, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कारण कई देश कर्जे की आग में झोंके जा चुके हैं। लगातार इस बात का प्रयास हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उन लोगों को ठगा जाए, उनको इस ढंग का कर्जा दिया जाए कि वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दे।
तो विकास में सभी राष्ट्रों को अपनी नीति तय करने के लिए निश्चित स्थान हो, इसके लिए सभी को साथ में लेकर के रिसोर्स मोबिलाइजेशन करके टेक्निकल असिस्टेंस दे करके हम उनको साथ में लें। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि चीन ने भी उसका हमारा समर्थन किया है, क्योंकि ये एक सद्भावना प्रधानमंत्री ने टेबल पर ला करके रखी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। हमारा भारत का जो मेन एजेंडा ही था कि एक अर्थ, एक फैमिली और एक फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम, और उसको लेकर हम आगे बढ़े हैं और पूरी दुनिया के में का फ्यूचर एक हो, पूरी दुनिया का ग्रोथ हो, इसी आधार पे G20 प्रेसिडेंसी में भारत ने काम किया है। राकेश मोहन जोशी सर, आपके पास अब आना चाहेंगे कि जब G20 की स्थापना हुई थी तो ये कहा गया था कि दुनिया की इकोनॉमी ग्रोथ में स्लो डाउन आया था, उसको इंपैक्ट करने के लिए किया गया था। लेकिन इंडोनेशिया में जो बाली समिट हुआ था, वहां पे पहली बार जब यूक्रेन क्राइसिस हुआ था, उसको लेकर बात हुई थी कि यूक्रेन क्राइसिस के चलते फूड सिक्योरिटी पे इंपैक्ट हो रहा है, ग्रोथ पे इकोनॉमिक हो रहा है, तो इसको भी इंपैक्ट G20 के दायरे में लाया गया, वॉर और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को। भारत ने तो इसको बहुत अच्छी से सर्वसम्मति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पास कर दिया है। बाली के पास ये अभी क्राइसिस हालांकि आने वाले दिनों में अब कम भी होगा, कितना बड़ा चैलेंज आप सोच रहे हैं अगले जो G20 समिट बाली में होगा, बाली के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इस हैंडल करना, इस इशू को हैंडल करना? हाँ, राजेश जी, आपने अत्यधिक इम्पोर्टेंट इशू उठाया है, क्योंकि पिछले G20 के अंदर जो बाली समिट था, उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से रशिया का इसका कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया गया था, वो अब हमने नहीं किया है। आप देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 1.1 बिलियन पॉपुलेशन, 110-115 करोड़ लोगों का 54-55 कंट्री का जो अफ्रीकन यूनियन है बिल्कुल अलग था, वो उसको हमने शामिल किया। अगर आप देखते हैं इंक्लूसिवनेस की बात, तो ग्लोबलाइजेशन की पूरी दौड़ के अंदर अफ्रीका वो क्लाइमेट है वो पीछे छूट गया, अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जो पीछे छूट गया। और सबसे बड़ी बात जो ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने आज की है, who will going to take the charge for G20 or rather G21, उन्होंने कहा इनइक्विटी, और इनइक्विटी among the countries, among the people over the years कम होने की जगह बढ़ी है। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका पहलू है जो हमने किया। फूड क्राइसिस का जहां तक सवाल है, अफ्रीका के अंदर इतनी लैंड होने के कारण के बावजूद भी उसका एग्रीकल्चर उपयोग नहीं हो पा रहा है। अगर उसकी 10% भी एरेबल लैंड में अगर एग्रीकल्चर शुरू हो, तो पूरी दुनिया के इस पॉपुलेशन को हंगर की प्रॉब्लम दूर की जा सकती है और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखिए कि वॉर के कॉन्फ्लिक्ट का जो बहुत ही बैलेंस्ड शब्दों के अंदर जो दिल्ली डिक्लेरेशन में किया है कि ऑल्दो G20 उसके एरिया इसका नहीं है सिक्योरिटी एंड पीस, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया हियर इज दैट द हाउ इट इम्पैक्ट्स the food security and free flow of the food from the major food producing areas जो कि यूक्रेन एंड रशिया, जो कि एक बड़ी फूड बेल्ट, ग्रेन बेल्ट मानी जाती है, उनकी पॉपुलेशन कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है, इसलिए एक्सपोर्ट के बाजार के अंदर उनका बहुत बड़ा शेयर है 25-30% तक शेयर है, कई चीजों में और भी ज्यादा है। सो वो सिक्योरिटी, तो उसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो कही गई है वो है कि एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ सिक्योरिटी। अच्छा, एक ये कह कि अब G20 थोड़ा बड़ा भी हो गया है, ईश्वर की कृपा से 21 हो गया। 21 इज ए वेरी ऑस्पिशियस फिगर फॉर अस, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बावजूद इस सिक्योरिटी और इंक्लूजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विच इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। और अफ्रीका के आने से सारे कंट्रीज लगभग एक हो गए हैं। चाइना जो पॉलिटिकली and economically the whole world is feeling the heat because China has been the manufacturing factory for the whole world, and China का शेयर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सब्सटेंशियल है। और पूरी जो ग्लोबल सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ पोस्ट कोविड एंड पोस्ट वॉर वाज बिकॉज ऑफ चाइना।
फिर अब चाइना के अंदर जब इन्होंने खोल दिया है, इस समय प्रॉपर्टी क्राइसिस, द होल वर्ल्ड इज स्टिल स्ट्रगलिंग विद इन्फ्लेशन क्राइसिस। तो इंडिया ने एक चीज ये भी प्रूव की है कि इकोनॉमिकली द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया, और एक सबसे इंक्लूसिवनेस की जो बात इंडिया ने इस बार प्रूव की है, इन विच द क्रेडिट गोज टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, कि विद ए fraction of the cost involvement, India could create a digital infrastructure, the public digital infrastructure, I think unmatchable in the whole world. इसके अंदर एक आप ये देखिए कि the price of mobile phone, the price of internet connectivity in India is cheapest in the world. तो इससे क्या है कि ये सुविधा, और it is free of cost to many in this country. तो ये क्या है कि एक जगह आपका कॉस्ट लगा है, but this has brought out over 13 crore people, from poverty to the consuming class. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिक्लेरेशन में बात आ रही है वो ये है कि अगर सारे कंज्यूमिंग क्लास को हम लेके चलते हैं, और कल अभी आपने भी सुनाया कि जो बाइडेन ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग डील, बिग फैमिली, एंड द फ्यूचर जो कंबाइंड फ्यूचर अलायंस है, सो इट विल गोइंग टू गिव इंक्लूसिविटी। और इंक्लूसिविटी, वन फैमिली की बात हम ऐसे समय के अंदर इस डिक्लेरेशन में लेके आए हैं जबकि ये दुनिया जो है वो बहुत ही फ्रैक्चर्ड है, and there is absolutely total dissonance among various countries warring, but I think India, it's absolutely so credible that unanimously we could bring out this, or all contentious issues have been handled in a very careful and a very, very balanced manner. So I think the credit goes to it, and I think it will go to a multiple way. और जहां तक ये देखिए वन वर्ड वर्ड फैमिली का सवाल है, ये कोई आज का नहीं है, ये तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये मेरा है, तुम्हारा है, तो तुम लोग करते हो, हम थोड़ी करते हैं। हमारे लिए तो सदियों से भारत जो है पूरी विश्व एक कुटुंब है, और ये हमने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का जो ये है हमारा पौराणिक है, वो बहुत पुराना है, और इंडिया ने पहली बार पूरे इंक्लूसिवनेस के साथ इसको समिट को संभाला है। अभी हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, फिर हमारे साथ जो इमिनेंट गेस्ट है उनसे भी बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हम बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार। नमस्कार। हम G20 में क्या फैसले हुए, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है दुनिया के लिए, उसकी चर्चा कर रहे हैं। हालांकि G20 प्लेटफॉर्म जो है एक विशुद्ध इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है, जैसा कि इसकी घोषणा के साथ ही है, लेकिन मौजूदा हालात में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हम देख रहे हैं उसमें वैसे सारे फैक्टर्स जो कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं या कर सकती हैं, उसकी भी चर्चा G20 प्लेटफॉर्म पे हो रही है, और न्यू दिल्ली में भी लीडर्स ने इस मसले पर चर्चा की है। लिहाजा अब मैं चर्चा में एम्बेसडर शशांक को लाना चाहूंगा। सर, आपका स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो भी फैसले हुए और भारत की जो पोजीशनिंग थी एज ए G20 प्रेसिडेंट, वो किस तरीके से थी, और क्योंकि भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान मल्टीपोलर वर्ल्ड में सबको साधने की कोशिश की है। एक तरफ जहां जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन था उस पर आम सहमति बनाने में भी सफलता हासिल कर ली, चाइना और रशिया के जो दो इंपॉर्टेंट इश्यूज पे प्रॉब्लम थी उसके बावजूद भी आगे बढ़ने का फैसला किया गया, और दूसरी इंपॉर्टेंट जो हमने तस्वीरों में देखी जहां पर प्रधानमंत्री ने इस फोरम के जरिए सऊदी अरेबिया यानी कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं और साथ यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को भी साथ लाने की कोशिश की है, हमने तस्वीरों में देखी। तो आप भारत की पोजीशनिंग किस तरीके से देखते हैं, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से ये कितना इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है, क्योंकि भारत अब एक ग्लोबल लीडर है और उसकी पोजीशनिंग भी शायद उसी नजरिए से देखने को मिल रही है। जी प्रकाश जी, ये मैं कहूंगा कि कई मायनों में ये दिल्ली की G20 समिट में नए आयाम बनाए हैं। एक तो सबसे पहली बात तो करनी होगी कि जिस प्रकार से हम लोगों ने तैयारी की थी समिट की, कि पूरे देश में
इतनी सारी मीटिंग्स रखे गए, पूरे जनता को जोड़ा गया, फिर ग्लोबल साउथ को जोड़ा गया। हमारे राजनयिकों ने हर तरीके से सब देशों के राजनयिकों से मिलकर बात करी, मालूम करने की कोशिश करी कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज की जा सकती है, और नेगेटिव की जगह अगर स्लाइटली न्यूट्रल या पॉजिटिव लैंग्वेज यूज की जा सकती है। तो ये सब तो टेक्निकल साइड पे, प्रिपरेटरी साइड पे हो गया। और दूसरी तरफ ये बात भी उठी कि G20 चूंकि इकोनॉमिक टॉप फोरम है, खासकर फाइनेंशियल इश्यूज के लिए, मॉनेटरी इश्यूज के लिए इसको ज्यादा माना गया था इम्पोर्टेंट, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस खत्म होती जा रही थी पिछले कुछ सालों में। और फ्रैक्शस जिस तरह से वर्ल्ड कम्युनिटी बनती जा रही थी, तो आवश्यक हो गया था कि इसमें सब देश, खासकर G7 के देश और भारत एज ए प्रेसिडेंट, वो पूरी कोशिश करें कि एक तो सब देशों को यहाँ से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, दूसरा इसमें किसी के खिलाफ भी इस तरह की बात ना हो कि वो जो है सब समर्थन ना दे जो भी कंसेंसस डिसीजंस होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से बात ये बनी कि सब देशों ने माना कि पूरे तरीके से पॉलिटिकल लेवल पे डायरेक्शंस दी अपने डिप्लोमेट्स को कि भाई जितना हो सकता है पूरे तरीके से मदद करनी चाहिए। भारत को हमें पूरे तरीके से दिखाना है कि ये जो है इस वर्ल्ड स्टेज पर जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने कितने अच्छे तरीके से तैयारी करी हम लोगों को यहाँ पर रिसीव करने के लिए, और भारत ने जो नए अचीवमेंट्स किए हैं, चाहे साइंटिफिक क्षेत्र में हो, स्पेस के क्षेत्र में हो, फिनटेक के क्षेत्र में हो, उन सबों को ध्यान में रखते हुए ये जो है बहुत जल्दी से जो 50 साल में काम होना चाहिए था वो उन्होंने 6 साल के अंदर करके दिखा दिया है। तो इन सब चीजों के लिए इनको हमें पूरे तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से चीन के राष्ट्रपति का ना आना और पुतिन साहब का ना आने से भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी इन चीजों में आ गई, नहीं तो उसमें जो इन लोगों के कई G7 के डेलीगेशंस की अटेंशन और बाकी इश्यूज पे चली जाती, और फिर वो अगर उस पे सब अपने अपने इश्यूज पे अड़े रहते तो फिर वो कंसेंसस नहीं बन पाती। तो मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से सब देशों ने मदद करी है, सब पार्टिसिपेंट्स ने, और भारत ने जिस तरीके से साथ में मिलकर चलने का, एक फैमिली का, एक फ्यूचर की बात करी है, वो सबको अच्छी बात लगी है। यानी कि अभी तक हमको सलाह दी जाती थी, ये किसी तरह समझाया जाता था कि भारत किस तरीके से अपने आंतरिक स्थिति को सुधारे और बाहर देशों को साथ में अपने दोस्ती करे, तो हमको सिखाया जाता था। अगर टेररिज्म भी होता था तो कहते थे कि नहीं, आप जो समझिए थोड़ा दोस्ती करने की कोशिश कीजिए। अब इस बार हमने देखा है कि टेररिज्म के बारे में एक इम्पोर्टेंट अच्छा एम्बेसडर शशांक, आपने एक इम्पोर्टेंट, आपने इस पूरी चर्चा में एक इम्पोर्टेंट पहलू जिस पर चर्चा की कि रशियन प्रेसिडेंट का नहीं आना या फिर चाइनीज प्रेसिडेंट का नहीं आना शायद ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर आम सहमति बनाने में एक मददगार ही साबित हुआ है, क्योंकि उसमें ईगो का कोई क्लैश नहीं था और जो इंपॉर्टेंट बिंदु थे उस पर आम सहमति बन गई। एक इंपॉर्टेंट पहलू है। लेकिन अब मैं चर्चा में फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी अजय दुआ साहब को लाना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इसमें यह है कि जब हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करते हैं और उसमें जब हम अफ्रीकन यूनियन को लाते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन को लाते हैं, तो जाहिर तौर पे G20 का दायरा काफी बड़ा हो जाता है। और मार्केट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनको इन्वेस्टमेंट के लिए जगह चाहिए। कई ऐसे डेवलप्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े मार्केट की तलाश में हैं। ऐसे में आप भारत को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए, क्योंकि टोन भारत ने सेट किया है, अफ्रीकन यूनियन का G20 के प्लेटफॉर्म पर आना, इस ग्रुप में शामिल होना कॉमर्स के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है आने वाले दिनों में? डॉक्टर अजय दुआ जी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब 55 नए देश G20 में उनका समावेश हो गया, हम कहां 20 और अब मिला के हो जाते हैं 75 देश। तो ये जो 75 देश हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि डेवलपमेंट का स्कोप इन 50 कंट्रीज में बहुत है। अब कई जगह बाहर 20 कंट्रीज में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेशन हो चुका है डेवलप्ड वर्ल्ड में, इन G7 कंट्रीज वगैरह में, उन सबको G20 में और उनको
सक्रिय रोल आगे उनके बारे में सोचना, जैसे आज बात की गई कि उनकी क्या सब G20 पे हम चर्चा कर रहे हैं इसके आउटकम की, आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटीज की, ग्रोथ की रफ्तार की, और क्या इसके स्ट्रैटेजिक मायने हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब हम चर्चा में शामिल करेंगे अतुल जोशी का और साथ ही साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा का। लेकिन उसके पहले एक हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा से। जी। नमस्कार। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार में 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। नमस्कार। नमस्कार, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस खास डिबेट में। हमारे साथ बहुत इमिनेंट गेस्ट पड़े हुए हैं। तो अब हम आना चाहेंगे सुनील कुमार सिन्हा जी के सामने पास। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब G20 की उत्पत्ति हुई थी तो फाइनेंशियल और मॉनेटरी इश्यूज के लिए हुई थी, और तो अगर हम इस लिहाज से बात करें तो आप भारत के इस प्रेसिडेंसी में हुए जो कल न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन शामिल हुआ है, उसको किस लिहाज से देखते हैं? ये कितना सक्सेसफुल रहा है? क्या हम अपने जैसे अगर बात करें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको क्या हम बेच पाए हैं बाकी देशों को, या फिर अगर हम बात करें बाकी इकोनॉमिक इश्यूज को, तो उसको लेकर कितना सक्सेस रहा है अगर हम इस डिक्लेरेशन को देखें तो? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आपने बात की, वो भारत ने शोकेस किया इस G20 समिट के दौरान, और उसका जो है डेमो भी दिया गया। कई लोगों को जो है मोबाइल फोन्स भी दिए गए कि ये कैसे ऑपरेट करता है। तो मेरी समझ से ये एक सही निर्णय है कि भारत ने जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म को काफी सक्सेसफुली रोल आउट किया है देश में, वो विदेशों में या दूसरे देशों में भी रोल आउट हो सकता है। और इसमें जो है सहमति बनाना और दूसरे देशों को इसके लिए तैयार करना, और साथ ही साथ जो है इसमें भारत की प्राथमिकता को इस तरीके से सीमित करना कि ये जो सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट होगा तो उसमें भारत जो है एक किस्म का प्रमुख देश होगा जो कि एक सक्रिय भूमिका अदा करता रहेगा। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। जो दूसरी चीज जो इसमें भारत ने की वो है कि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उनकी जो भूमिका है वो पिछले काफी सालों में बदली जरूर है, लेकिन वो बदलने के बावजूद भी अभी इस स्तर पर नहीं पहुंची है कि जिन देशों को उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उनको उससे सही समय पे सही चीजों के लिए लोन मिल सके। इनफैक्ट कई ऐसे संदर्भ देखे गए हैं जहां पे कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, जब किसी देश में क्राइसिस हो और जिस किस्म का जो नेगोशिएशन होता है, तो वो नेगोशिएशन ही अपने आप में इतना लंबा खिंच जाता है कि जिस समय एक्चुअली धन की आवश्यकता है वो धन की आवश्यकता उनको मिल नहीं पाती है। हमने ये चीज श्रीलंका के केस में देखा और अभी पाकिस्तान के केस में भी देख रहे हैं। तो जब हम ग्लोबल इश्यूज की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, तो मेरी समझ से जो रोल है ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स का, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB हो या जो भी हो, उनकी जो भागीदारी है या उनकी जो पहल है वो पहले से, और उनका जो फुटप्रिंट है वो पहले से ज्यादा होना चाहिए। वो और ऐसे देशों में होना चाहिए जो कि इस समय वाकई उनकी जरूरत है। तो इस हिसाब से
अफ्रीका का इस G20 में जुड़ना और आने वाले समय में अगर उम्मीद की जा सकती है कि जिस हिसाब से उनको फाइनेंसेस की जरूरत है, चाहे वो नॉर्मल डेवलपमेंटल कोर्स में हो या अपनी इकोनॉमी को जो है क्लाइमेट चेंज से सुरक्षित करने या जो है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ले जाने की हो, उन सब में जो है अहम भूमिका। तो यहाँ पे भी जो भारत ने पहल की और इन्होंने जो एक कमेटी बनाई थी, एनके सिंह और जो फॉर्मर ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं लैरी समर्स, उनकी अध्यक्षता में, तो उसकी जो रूपरेखा है उसके तहत जो है ये देखा जा रहा है कि तकरीबन $200 बिलियन जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म के तहत जो है ज्यादा मुहैया होंगे। पर मैं मिस्टर बांगा की बात सुन रहा था, तो उन्होंने ये कहा वो तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म के तहत मिलने की उम्मीद है ही है, उसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक है वो कोशिश करेगा कि तकरीबन 150 से 180 बिलियन डॉलर जो है लेवरेज फंड में और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में ये एक बहुत बड़ी डेट मैनेजमेंट को लेकर, बिल्कुल आपने ठीक कहा सर कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में डेट मैनेजमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है, और खासकर ऐसे कंट्री जो कि कर्ज के तले दबे हुए हैं उनको कैसे उभारा जाए, पूरी दुनिया में उनकी मतलब फाइनेंशियल हालत को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और ये जो $200 बिलियन की एड आएगी, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे साथ अतुल जोशी भी हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे जो एक दूसरी बड़ी डिसीजन हुई है क्रिप्टो को लेकर, अगर आप कुछ उस पर बता पाए कि क्रिप्टो को अभी तक भारत में एक लीगल एसेट नहीं माना जाता था, लेकिन G20 के तहत जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुई है उसमें अगर हम IMF और या FSB की रिपोर्ट की बात करें, उसके आधार पर ये डिसीजन हुआ है कि एक G20 में एक सहमति बनाई जाएगी कि क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट किया जाए और इस पर आगे चलकर क्या हो। तो क्या आपको लगता है कि आगे चलकर भारत में भी क्रिप्टो को लीगल एसेट माना जाएगा, और अगर G20 के जो फाइनल रेजोल्यूशन है, डिबेट है, उसके बाद अगर जो रोड मैप तैयार होता है उस रोड मैप के तहत? देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है जिसका जो जन्म हुआ था वो इसके लिए हुआ था कि एक कॉन्सेप्ट था कि अभी जो करेंसी सिस्टम्स हैं दुनिया में, उसकी एक ऑल्टरनेट करेंसी सिस्टम होनी चाहिए जो किसी देश के किसी स्पेसिफिक देश के हाथ में ना हो, अपनी जगह पे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। वहां पे उसका जन्म हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा एसेट था, गलत आदमियों के हाथ में आके आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसी का यूसेज बहुत गलत तरीकों से भी हो रहा है, चाहे वो ड्रग मनी हो या इलीगल ट्रेड हो, खास करके आर्म्स एम्युनिशंस का। तो इसकी वजह से कई सारे देशों में उसकी बिल्कुल स्वीकृति नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज को देखा जा रहा है। हम अगर दो कंट्रीज की बात करें जहां पे वो लीगल टेंडर यानी कि एक ऑफिशियल करेंसी के रूप में मानी जाती है, तो सिर्फ 2 कंट्रीज है दुनिया में। बाकी जगह पे उसको रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन करेंसी की तरह से लीगल टेंडर जिसको कहते हैं वैसे उसको मान्यता नहीं दी गई है। अलग अलग देश के अलग अलग कानून के हिसाब से हर एक जन उसको अलग तरह से रेगुलेट कर रहा है। भारत में जैसे आरबीआई ने उसको बैन ही कर दिया है, आप करेंसी क्रिप्टो करेंसी ना तो ओन कर सकते हैं, ना ही उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ना ही वो लीगल टेंडर है। लेकिन ये पोजीशन अभी मेरे ख्याल से चेंज होने जा रही है। G20 के डिक्लेरेशन के बाद अगर हम किसी चीज को रेगुलेट करने की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी मायने ये है कि हम उसको स्वीकृति दे रहे हैं कि ये एक पावरफुल मीडियम बन चुका है, और अगर हम इसको कंट्रोल कर ले तो उसके जो खराब साइड है, जो बुरी साइड है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो जो बेसिकली हम उसको कंट्रोल करना चाहेंगे, उसमें जो उसकी KYC नॉर्म्स हैं, कहाँ उसका यूसेज होता है, उसकी जो पूरे की पूरी ओनरशिप की डिटेल्स हमको मिलनी चाहिए, उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए, TDS होना चाहिए, काफी सारे ऐसे रेगुलेशंस आएंगे। तो ये एक पहला कदम है, जबकि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बन जाए, क्योंकि ये किसी एक करेंसी की करेंसी नहीं है, तो इसके लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क होता है। तो इसको फिर भारत में लाना और भारत में इसको रिकॉग्निशन देना काफी आसान हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये प्रथम चरण है इसका कि एक रेगुलेशन बने ग्लोबली, उसके बाद में भारत में वो एक्सेप्ट हो जाएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर कि आने वाले दिनों में भारत में जो क्रिप्टो में डील कर रहे हैं या क्रिप्टो में
एसेट जिनके पास है उनके लिए अगर रोड मैप तैयार होता और रेगुलेशन होती है तो भारत में भी क्रिप्टो को आगे चलकर लीगल टेंडर माना जाने लगेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और अपने हमारे मेहमान अभी हमारे साथ बने रहिए, जल्द ही वापस आते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। मैजिक ब्रिक्स आपके लिए सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस ही नहीं लाते हैं, होम लोन्स, एक्सपर्ट एडवाइस, लीगल असिस्टेंस जैसी ढेर सारी सर्विसेज भी, यानी घर दिलाने से लेकर उसे घर बनाने तक के लिए सब कुछ। मैजिक ब्रिक्स, प्रॉपर्टी सही, सर्विसेज सभी। नमस्कार। G20 पे महा कवरेज जारी है और हमारे साथ एक काफी बड़ा पैनल है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि G20 में जो फैसले लिए गए उसके निहितार्थ क्या है इकोनॉमिक फ्रंट पे और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं चर्चा में अजय दुआ साहब को लाना चाहूंगा। आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी, कुछ टेक्निकल इशू था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर G20 का ये जो प्लेटफॉर्म है वो इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने में कितना सफल साबित होगा आने वाले दिनों में, खासकर जब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्थिति देख रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है इसमें, वो है फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी, जो कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन का पार्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी जो है वो काफी बड़ा चैलेंज है अगर आप सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं। अभी भी काफी वोलेटिलिटी है, लिहाजा इस बात पर सहमति बनी है कि एक इंटरनेशनल एग्रीकल्चर फंड का गठन होगा। हालांकि इस डिक्लेरेशन में इसके लिए जिम्मेदार कौन है इस बात पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन चुनौतियों पर चर्चा जरूर हुई है। आपका आकलन क्या कहता है कि फूड एंड एनर्जी इनसिक्योरिटी से निपटने के लिए सफिशिएंट अवेलेबिलिटी हो तमाम देशों के पास, क्या कदम उठाए जाने की चाहिए और G20 प्लेटफॉर्म पे क्या इसका सही आकलन किया गया है और आने वाले दिनों में हम पॉजिटिव आउटकम देख सकते हैं? मेरे अनुसार ये G20 जो इस बारी हिंदुस्तान में, भारत में हुआ है, इसने फोकस जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे जिनके ऊपर मतभेद रह रहे थे, और खास करके बाली में हमने देखा ही भारत ने बहुत अच्छे तरीके से वो विषय लिए जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी कम था या कंट्रोवर्सी का पोटेंशियल भी कम था। इसमें अफ्रीका को लाना सबसे बड़ा महत्व की बात, कारण अफ्रीका इतना रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट है, तब भी वहां पे सबसे ज्यादा गरीबी चल रही है, वहां भूखमरी है, वहां एनर्जी है भी और दूसरे लोग प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए नहीं मिलता। तो इन सब चीजों के ऊपर जो भारत ने सबका फोकस लाया है, नॉन कंट्रोवर्शियल इशू था, सब देशों को इसका फायदा होने वाला है। हो सकता है शुरू में उनको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, फोकस देना पड़ेगा अफ्रीका का, पर उसके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। दूसरा विषय मैं कहूंगा कि इस मामले में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक इत्यादि, जो अब अपना रोल नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, कारण एक कोविड के कारण बहुत देश उनके पैसे वापस नहीं कर पा रहे थे पिछले, तो वो नया कर्जा नहीं दे रहे थे या नहीं पा रहे थे, और इसी कारण और वैसे ही तरीके में बहुत WHO को पैंडेमिक के कोविड में इतना उनके ऊपर बोझा पड़ा, उनके पास भी साधन कम हुए। तो इन सब चीजों के ऊपर MDI के, उसको मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कैसे और उनको इफेक्टिव बनाया जाए, उसके ऊपर चर्चा हुई। आवाज कुछ कट के आ रही है, कुछ ऑडियो का इशू है। अजय जी आपके
आपकी आवाज में कुछ दिक्कत है, ऑडियो का इशू है। मैं सचिन चतुर्वेदी जी से बात करना चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात ये है कि G20 प्लेटफॉर्म से इतर अगर हम बात करें, जो बायलैटरल टॉक्स हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री की जो चर्चा हुई है वो ब्रिटेन के पीएम से भी हुई है, यूके के पीएम से भी हुई है, और उसमें FTA के मसले पर बात हुई है। वहां पर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि यूके और इंडिया के बीच में जो FTA है वो शायद इस साल दीपावली तक हो जाए। कई प्लेटफॉर्म पे वित्त मंत्री ने भी इसकी उम्मीद जताई है। आपको क्या लगता है कि जो इश्यूज हैं, खासकर FTA के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल का काम कर रहे हैं, क्या वो इतने बड़े इश्यूज हैं जिसको कि डील नहीं किया जा सकता, जिसको एड्रेस नहीं किया जा सकता, या फिर इस बैठक के दौरान जो कि प्रधानमंत्री के साथ हुई है हम उस पर उसका जो समाधान है हम निकालने में सफल रहे हैं और आगे बढ़ सकते हैं? डॉक्टर सचिन। बिल्कुल प्रकाश जी, अगर आप देखें तो भारत की अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के प्रति जो भारत का रवैया रहा है उसमें जोरदार परिवर्तन हुआ है। हम देख रहे हैं कि अब एक बहुत ही सकारात्मक सोच FTAs को लेकर के आगे बढ़ी है। यूके उसमें जरूर शामिल है। पिछले कई वर्षों से यूके के साथ हम एक समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस वर्ष ये सफलता हमें जरूर मिलनी चाहिए। कई महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं जिन पे भारत का नीतिगत परिवर्तन ऑलरेडी किया जा चुका है, इसलिए अब मुझे लगता नहीं है कि हमारे और यूके के बीच में कुछ ऐसी मेजर अड़चने हैं। थोड़ी बहुत जो हैं उनको भी जो हमारा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उसके नेतृत्व में लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि उन दिक्कतों को भी हम ऊपर उनसे निकलें और FTAs को आगे बढ़ाएं। अगर आप देखें IPEF में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में जो हमारी भागीदारी है उसमें हमने कई चीजें ऑलरेडी अचीव करी हैं, हम उसमें आगे बढ़े हैं। तो ट्रेड के मसले पर यूके के साथ हमारी जो साझा प्रयास है, ये संभावना है। डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी, आपकी बात से डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी आपकी बात से ये समझ में आ रही है कि काफी काम किया जा चुका है और हम इस दिवाली खासकर इंडिया और यूके के बीच में जो FTA समझौता है उस पर हम हैप्पी दिवाली कह सकते हैं। लेकिन मैं इस चर्चा में, क्योंकि अब हमारे पास कुछ ही समय बाकी है, हम एम्बेसडर शशांक को मैं लाना चाहूंगा इस चर्चा में। सर, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इसमें यह है, जो एक बड़ी घटना हुई है जो कि G20 समिट से इतर हुई है, अलग हुई है, वो है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक बड़ा डेवलपमेंट है, खासकर जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आप इसको कितना बड़ा डेवलपमेंट मानते हैं, खासकर चाइना की जो स्थिति है और चाइना को ध्यान में रखते हुए ही ये कदम उठाए गए हैं? आप इसको आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मानते हैं? आप अगर देखें तो 1947 से भारत काफी अलग थलग दिखाई देता था। बहुत कोशिश की जा रही थी काफी अरसे से नए कॉरिडोर्स को, ग्रोथ कॉरिडोर्स को, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, एनर्जी कॉरिडोर्स बनाने की। अभी तक पूरे तरीके से सफलता नहीं मिली थी उसमें। ये BRI का जब से थोड़ा सा ये मसला निकला है कि चाइना के जो डेट इंडेटनेस बहुत बढ़ गई है कई देशों में, तो शुरू में उन्होंने वेलकम किया, उसके बाद में उनको थोड़ा सा अफसोस हुआ कि क्यों चीन के साथ में गए। मैं समझता हूँ कि इस वास्ते ऐसा माहौल बना कि जो भारत के अटेम्प्ट्स हमेशा से रहे थे वो अब सक्सेसफुल हो गए हैं इस बार। और मैं समझता हूँ कि ये जो नया ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात चली है ये अपने आप तो बहुत सक्सेसफुल होगा ही होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से जो और ग्रोथ कॉरिडोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स हमने बनाने की कोशिश करी है वो सब भी सफल होते दिखाई देंगे। सिर्फ हमको जरूरत है कि अपने अंदरूनी हालातों को इतना मजबूत बनाएं कि ताकि जो आप हमारे बिल्कुल border ठीक कह रहे हैं areas सर, लेकिन अब हमारा वक्त खत्म हो चुका है, हमारे पास अब बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। इस हमारे सभी मेहमानों का इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आखिरी में यही कह सकते हैं कि G20 प्रेसिडेंसी भारत की जो है वो ऑफिशियली जो है वो 30 नवंबर को खत्म होगी, जब हम अपने सारे पासवर्ड G20 के ब्राजील को सबमिट कर देंगे। और उससे पहले जो इवेंट की अगर हम बात करें तो
20 अक्टूबर को पार्लियामेंट के नए संसद भवन में जो G20 के स्पीकर्स की मीटिंग होगी और वो भारत में आखिरी मीटिंग होगा। और अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ जो ग्लोबल अलायंस पेट्रोलियम पे जो साइट है उसमें हमारे जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने उन्होंने कुछ कहा, आइए सुनते हैं और उसके साथ ही शो को समापन करते हैं। बायोफ्यूल पे एक काफ़ी बड़ी सफलता है, इसकी कोशिश पहले काफ़ी समय से की जा रही थी। कितने कंट्रीज होंगे? और 19 तो हैं ऑलरेडी और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर मैं समझता हूं कि आने वाले समय में और भी कंट्रीज ज्वाइन करेंगी। सोलर अलायंस ऑलरेडी है इंडिया के पास। देखिए, सोलर अलायंस और ये बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। लेकिन सोलर अलायंस इंटरगवर्नमेंटल भी है, इसमें स्टेक होल्डर्स, इसमें कोऑपरेटिव्स जो बायोफ्यूल्स बनाती हैं वो सब उसमें जुड़ेंगी। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा? जी जी। और एक इसमें एक इशू ये था कि जितने भी कंट्रीज बायोफ्यूल्स में आ रहे हैं उसमें खासकर वो देश जहाँ पे बायोफ्यूल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, अगर उसमें मत जाइए कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें जिनको बायोफ्यूल्स में इंटरेस्ट है, क्योंकि आपके यहाँ प्रोडक्शन ना भी हो रहा हो पर आप शायद करना चाहें, तो अगर आप इसी अलायंस के मेंबर हैं तो आप देखिए आने वाले समय में उसमें 2 फायदे होंगे। यू विल मोर इजीली बी एबल टू एक्सेस टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एटसेट्रा। हमारे साथ डीए सेक्रेटरी अजय सेठ है। सर, 18 आवर स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं पूछूंगा। एमडीबी की बात हुई, $200 बिलियन का जो सेपरेट फंड बनाने की बात है, क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू से एमडीबी के रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, वो कैसे आगे बढ़ेगा? उसमें उसका मैकेनिज्म क्या होगा? किस तरीके से ये जो एमडीबी का रिफॉर्म है वो आगे जाकर मैं खाली इसी मुद्दे पे कह रहा हूँ, जो एमडीबी रिफॉर्म्स और एमडीबी की स्ट्रेंथनिंग है, इसके बारे में कई पहलुओं पे उसमें सहमति बनी है। और सहमति नहीं, एक बड़ा ही एंडोर्समेंट मिला है एक एम्बिशन के साथ कि आगे चलना है। लेकिन आपका जो पूछा गया है कि क्या 200 बिलियन का अलग फंड बन रहा है, ये कोई अलग फंड नहीं बन रहा है। ये है कि जो अभी की जो बैलेंस शीट है उसे किस तरह से अच्छे से काम कराया जा सके, जिससे उनके बारे में वहाँ पर ये 200 बिलियन वो ज़्यादा हेडरूम क्रिएट कर सकते हैं लेंडिंग के लिए। तो उसमें जो है वो अभी चूंकि ये पहले के वर्ष हैं तो पहले में कम होगा, लेकिन अगले 10 वर्षों में उम्मीद है कि खाली इसी प्रक्रिया से बाई ऑर्गेनाइजिंग बैलेंस शीट को अच्छी तरह से काम कराते हुए 200 बिलियन ज़्यादा हेडरूम बनाया जा सकता है। नमस्कार।